हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया टीचर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 7 के पार्ट 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पार्ट 1 भी बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है दैनिक जीवन में भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण। नंबर 2 है दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण। नंबर 3 है प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं। और नंबर 4 है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट दैनिक जीवन में भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 है कागज के टुकड़े करना। जैसे दोस्तों, हमने एक बड़ा सा कागज लिया है, अब उसके हम टुकड़े करेंगे तो ना ही तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, ना ही उसमें कोई नया पदार्थ बना है, सिर्फ उसमें उसका आकार आमाप बदला है। जैसे दोस्तों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसके आकार, आमाप, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि हमने कागज के टुकड़े किए तो अब उसमें नहीं तो कोई नया पदार्थ बना है, सिर्फ उसके आकार आमाप में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार चौक का चूर्ण करना। जैसे कि दोस्तों, हमने एक चौक का चूर्ण कर लिया, अब हम उस चौक में ना तो कोई नया पदार्थ बना है, सिर्फ हम उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम वापस चौक बना सकते हैं। अब है बर्फ से पानी व पानी से भाप बनना। जैसे कि दोस्तों, हमने बर्फ को फ्रीज से बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया, अब वो बर्फ पानी बन जाएगी और अब हम उस पानी को गर्म करेंगे तो वह भाप बन जाएगा, और जैसे हम भाप को ठंडा करेंगे तो वह पानी बनेगा, और जैसे ही पानी को और ठंडा करेंगे तो वह बर्फ बनेगा। मतलब ये क्रम चलता रहेगा। ये भौतिक परिवर्तन है। नंबर 4 है लोहे की ब्लेड को गैस पर गर्म करना। जैसे कि दोस्तों, हमने एक लोहे की ब्लेड ली, अब हम उसको गर्म करेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और जैसे उसको गैस बंद करके बाहर निकालेंगे तो वह पहले की अवस्था में आ जाएगी। मतलब उसमें ना ही तो कोई नया पदार्थ बनेगा, सिर्फ वह पहले की अवस्था में वापस आ जाएगी। अब है रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण या अभिक्रियाएं। तो नंबर 1 है लोहे पर जंग लगना। जैसे कि दोस्तों, हम मान लो बरसात के मौसम में या हम जिस नमी वाली जगह पे लोहे के टुकड़े को या कील को बाहर रख देते हैं तो उसमें थोड़ी देर बाद जंग लग जाती है। अब उस जंग से हम वापस तो लोहा नहीं बना सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। इसमें एक नया पदार्थ बना है, ऑक्साइड, जंग। नंबर 2 है दूध से दही बनना। जैसे दोस्तों, हमने दूध में छाछ का जावन लगाकर उसका दही बना दिया है, अब हम उस दही से वापस दूध तो नहीं बना सकते, उसमें एक नया पदार्थ बना है जो कि हमारा दही है। अब है नंबर 3 लकड़ी का जलना। जैसे दोस्तों, हमने ईंधन के रूप में लकड़ी को जला दिया, अब हम उस जिस लकड़ी की राख बचेगी जलने के बाद, उस राख से वापस हम लकड़ी तो नहीं बना सकते ना, उसमें एक नया पदार्थ बना है जो कि राख है। नंबर 4 है भोजन का खराब होना। जैसे कि दोस्तों, हमने भोजन लिया, अब उसको भोजन को थोड़ी देर हम बाहर रख देंगे, या हम उसको बहुत दिन हो गए हम उसको बाहर रखे तो उसके ऊपर कुछ कवक हो जाए, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, उसमें फफूंद बन जाएंगे, और यदि हम उस वो खराब हुए भोजन को खा लेंगे तो उससे हमारी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मतलब खाद्य विषाक्तन। अब है प्रयोगशाला में किए जाने वाले रासायनिक परिवर्तन। नंबर 1 है मैग्नीशियम के फीते का जलना। जैसे कि दोस्तों, हमने यदि मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 दोनों को मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे दोस्तों, हम यदि ऑक्सीजन में कोई भी पदार्थ को मिलाते हैं तो वह ऑक्साइड बनाता है, तो हम मैग्नीशियम व ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मतलब MgO। यह सफ़ेद मतलब श्वेत प्रकाश देता है। जब ये दोस्तों, जब मैग्नीशियम का फीता जलता है तो यह सफ़ेद मतलब श्वेत प्रकाश देता है।
इसमें बने नए उत्पाद मतलब एमजीओ जो हमने मैग्नीशियम व ऑक्सीजन को मिलाया था तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो मतलब एमजीओ। इसमें बने नए उत्पाद की प्रकृति सारी होती है क्योंकि इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जलीय विलयन मतलब दोस्तों जो हमने मैग्नीशियम के फीते को जलाया था तो उसमें शेष राख बचती है। अब उस राख का हम यदि जलीय विलयन बनाएंगे तो उसमें हम लाल लिटमस पत्र डालेंगे, और यदि इसकी प्रकृति अम्लीय होती तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय है। दोस्तों हम ये परिवर्तन सिर्फ प्रयोगशाला में ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इन प्रयोगों करते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती, जिससे कि क्योंकि हमें इसको यदि घर पे कर लें या कैसे भी कर ले तो हमारे हाथों पे चमड़ी जलने की या कहीं पे भी लगने की संभावना रहती है। इसलिए हमें इन परिवर्तनों को हमेशा टीचर या हमेशा गाइड की देख में ही करना चाहिए। अब है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदलना। इसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसे बदल जाता है, तो इसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। नंबर 1 चरण में दोस्तों हम कॉपर सल्फेट का नीला विलयन बनाएंगे और नंबर 2 में आयरन सल्फेट बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों नंबर 1 चरण की ओर। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, दोनों को मिलाने के बाद कॉपर सल्फेट का नीला विलयन बनता है। दोस्तों अब जो हमने कॉपर सल्फेट का नीला विलयन बनाया है, अब उसे हम 2 परखनली या बेकर में डालेंगे। अब हम पहली परखनली में तो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन को रहने देंगे और दूसरी परखनली में कॉपर सल्फेट के नीले विलयन के अंदर लोहे की कील या ब्लेड डालेंगे। अब दोस्तों हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन के अंदर हम लोहे की कील या ब्लेड डाली थी उसका रंग आयरन सल्फेट और उसका रंग हरा हो जाता है। उसमें एक पदार्थ बनता है जो कि आयरन सल्फेट होता है और उसमें कॉपर मतलब Cu भी बनता है जो कि भूरे निष्पेक के रूप में कील और ब्लेड पर जम जाता है। दोस्तों भूरा निष्पेक मतलब जो कॉपर था वह कील और ब्लेड पर भूरी परत के रूप पर जम जाता है। अब है चूने के पानी का दूधिया हो जाना, मतलब चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, इसको भी हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। नंबर 1 चरण में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और नंबर 2 चरण में कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो दोस्तों चलते हैं हम चरण 1 की ओर। सिरका मतलब CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। खाने का सोडा NaHCO3 जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं जिसे हम CO2 कहते हैं। दोस्तों अब हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई थी, अब हम जो एक परखनेली में चूने का पानी डाला था, अब उसमें हम एक नली द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी के अंदर प्रवाहित करेंगे। अब दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चूने का पानी मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और इसके साथ ही साथ वह जल भी बनाते हैं। नोट: कैल्शियम कार्बोनेट से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दोस्तों जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड व चूने का पानी बनाया था, जो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट बना था, उससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब है लोहे पर जंग लगना। दोस्तों लोहा मतलब Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, तीनों मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे दोस्तों हम बरसात के दिनों में आमतौर पर देखते हैं कि लोहे की कोई भी चीज़ पड़ी होती हो तो वहाँ उस पर एक जंग लग जाती है भूरे रंग की, जिसे जो कि एक आयरन ऑक्साइड होता है जिसे हम Fe2O3 कहते हैं। नोट: जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल आवश्यक होते हैं। जैसे कि दोस्तों जंग लगने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक नमी, जल और ऑक्सीजन होते हैं। अब है दोस्तों इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 है क्रिस्टलीकरण। दोस्तों किसी पदार्थ को जलीय विलयन से किसी भी विधि द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। दोस्तों क्रिस्टलीकरण में किसी पदार्थ की विलयन में से उसके शुद्ध अवस्था में क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं, उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे कि चीनी के क्रिस्टल, मिश्री के क्रिस्टल, ये और नमक के क्रिस्टल। इसी प्रकार से दोस्तों हमने एक गिलास में पानी व नमक को घोल दिया। अब जैसे हम उस पानी को गर्म करेंगे, जिससे पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और शेष हमारे गिलास में नमक के क्रिस्टल बच जाएंगे। अब है रासायनिक अभिक्रियाएं।
रासायनिक परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं ही रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 7 के पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पार्ट 2 पढ़ा। दोस्तों मैंने इससे पहले पार्ट 1 भी बनाया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आज जो बिंदु पढ़े थे वह देख लेते हैं। दैनिक जीवन में भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण, दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण, प्रयोगशाला में किए जाने वाले रासायनिक परिवर्तन और इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज के टॉपिक में से बहुत कुछ समझ आया होगा।